चलो, आज चौथा दिन है ना। कल का एक छोड़े थे। देखो 10वां क्वेश्चन उसी में। पेज नंबर 56 और ये है प्रश्नावली 2। इसका 10वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। है ना। दो संख्याओं का गुणनफल कितना बोला है। हाँ, तो वैसी करोगे। माना वे दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक्स व वाई होंगी। ठीक। अब दो संख्याओं का गुणनफल बोला है कितना है, 45 है। रुकना, फ्लाइट मोड नहीं डाल पाया। प्रश्नानुसार जमा दो सीधा। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, मतलब एक से गुणित y बराबर कितना हो जाएगा, 45। है ना। और बोला है उनका योग 14 है ना। तो तथा उनका योग निकाल दो। एक से धन y बराबर कितना है, 14। तो एक से को रखो, y को उधर ट्रांसफर कर दो। 14 माइनस क्या हो गया, इसको माने समीकरण 1, इसको माने समीकरण 1 में मान रख देते हैं, है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, मान रखोगे तो यहां पर रखो, तो x का मान रखोगे 14 माइनस वाई, और गुणित y है तो y कर दो, अब बराबर कितना, 45। अब इसको हल कर दो, तो ये हो गया 14y, और इसका गुणा करोगे तो माइनस वाई का वर्ग बराबर कितना, 45। सबको उधर लेके जाओ तो इधर बचेगा 0, ये उधर जाएगा तो प्लस में y का वर्ग, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 14y, और ये उधर इधर इच्छा है तो कितना हो जाएगा, 45। अब इसको थोड़ा सा जमा के लिखोगे, है ना, या करके y का वर्ग, है ना, -14y और प्लस कितना, 45 बराबर 0। है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस -14 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि उसका गुणा करे तो 45 आए और जोड़े तो कितना आए, -14। दो ऐसा संख्या लेना है ना। अब बीच वाला कैसा है, माइनस में है, मतलब हम लोग का कैसा होगा संख्या, प्लस गुणित माइनस करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस गुणित प्लस करोगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। नहीं 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 नहीं, ये है, ये वाला है ना, a इंटू सी करते हैं, तो या तो माइनस गुणित माइनस करोगे तो माइनस आएगा, या प्लस गुणित प्लस करोगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा। ठीक। तो हम्म तो कितना कितना लोगे अब सोचो। 9 पंचे 45, 9 गुणित 5 करोगे तो 45 आएगा, और 9 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14। अभी +14 आ रहा है, अगर -9 और -5 ले तो कितना आएगा, -14 आएगा। और इसी का गुणा करोगे तो 9 पंचे 45 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो देखो +45 भी अपने को मिल रहा है, और यहाँ पर -14 भी अपने को क्या हो रहा है, मिल रहा है। मतलब वो संख्या -9 और क्या होगा, -5 होगा। तो बस अब इसके साथ क्या है, y है, तो इसी को y के साथ अटैच करना है। तो अब हम लोग करेंगे इसी में y का वर्ग -9, एक 9y, अब -5y और धन कितना, 45 बराबर 0। 5 को पहले 9 को पीछे आगे पीछे ले सकते हो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हम लोग का जैसा आने वैसी चाहे। अब कोष्टक में ले लेते हैं, y का वर्ग -9y। अब माइनस को अंदर घुसाओगे तो बाहर में क्या आएगा, प्लस, और ये हो गया 5y धन कितना, 45 बराबर 0। अब यहां से y बाहर निकालो तो बचेगा यहाँ एक ठो y, माइनस यहाँ से y निकल के क्या बचा, 9। अब यहां से -5 निकाल दो, तो -5, देखो y सामने में बचना चाहिए, तो y हम लोग का बच रहा है, सामने जो भी है उसको निकाल दो, तो निकाले। अब बचा क्या, तो इसी को लिख दो सीधा, y -9 बराबर कितना। जहां तक हो सके बराबर को एक सीध में रखने का प्रयास करना, है ना, थोड़ा अच्छा दिखता है चेक करने वाले को। अब देखो y-9 इधर में भी है और इधर में भी y-9 है, तो y-9 एक जगह कर देते हैं, तो बचेगा क्या, y-5 आया, बराबर 0। अब फिर वही है, अब y-9 बराबर 0, या y-5 बराबर 0, है ना। तो y
बराबर कितना हो जाएगा 9, और इधर y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब ये y का मान निकला है, याद रखना, ऐसा नहीं कि 9 5 होगा संख्या, y का मान निकला है। हम लोग संख्या क्या माने हैं, x और y माने हैं, तो x का भी मान निकालोगे ना, तो फिर इसी को इधर आके लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे, समीकरण 2 से जब y बराबर 9 तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 - 9, तो x बराबर कितना 5। वह जब y बराबर 5 तो x बराबर कितना करोगे, तो 14 - y के जगह में कितना करोगे 5, तो x बराबर कितना आएगा 9। अर्थात जब y का मान 9 रख रहे हैं तो x का मान 5 आ रहा है, और जब y का मान 5 रख रहे हैं तो x का मान 9 आ रहा है। मतलब जो भी संख्या है हम लोग का 9 और 5 के बीच में है, तो अतः वह संख्या 9 और क्या होगी 5 होगी। ठीक, ऐसे करके बनाना। समझ गए? हम्म। उसके बाद अगले प्रश्नावली में आ जाओ। अब अगले प्रश्नावली में आने से पहले समीकरण निकाय अनंततः अनेक हल रखता है, कोई हल नहीं रखता, ये सब है ना। तो पहले तो उसको समझ लो क्या क्या है। देखो क्या कह रहा है। देखो अगर मान लो दो समीकरण देता है, मान लो कोई भी पहला समीकरण दे दिया और एक क्या दे दिया, दूसरा समीकरण दे दिया। अब बताइए दोनों समीकरण कैसा हल रखता है। तो दो तरीका जानने का सूत्र है ना। एक अद्वितीय हल, तो मान लो इस समीकरण से एक रेखा प्राप्त होता है, और रेखा कैसे प्राप्त होता है बता चुका हूं, आलेख से, है ना। और इस समीकरण से एक रेखा प्राप्त होता है। मान लो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, मतलब समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। अद्वितीय हल तभी होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अगर एक दूसरे के बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हमको अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा। अगर अद्वितीय हल को हम लोग संधि विच्छेद करें तो अधन क्या हो जाएगा, द्वितीय। मतलब ऐसा हल जिसमें कोई दूसरा हल ना हो, मतलब केवल और केवल एक ही हल होगा। मतलब एक्स और वाई दोनों का एक ही मान प्राप्त हो, एक मान प्राप्त हो। कहने का मतलब एक्स का एक ठो मान निकलेगा और वाई को एक ठो मान। ऐसा नहीं है कि 10 12 ठो निकलेगा, समान भी नहीं निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। लेकिन मान लो एक्स का मान 5 आ गया तो वाई का मान 7 आ जाएगा, ऐसे और नहीं निकलेगा उससे ज्यादा, जैसे अभी हम लोग निकालते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक, उसके बाद आता है यदि इन दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, कौन सा वाला लू पहले, समांतर लू कि वनिष्ठ लू, चलो कोई सा भी ले लेते हैं, ये पहला है। दूसरा है ना, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के कैसे हो, समांतर हो, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, है ना, तो समीकरण से प्राप्त हल कैसा होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कहीं पर काट ही नहीं रहे, काट रहे थे तो हल प्राप्त हो रहा था, अब काट ही नहीं रहे तो कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। हमको कभी भी कोई हल प्राप्त नहीं होगा, मतलब एक्स का मान और वाई का मान, दोनों का मान हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक, अच्छा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो, संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर ही क्या हो, दूसरी रेखा हो। मान लो ये नीला वाला एक रेखा है और मैं ये लाल वाला बना दिया दूसरा रेखा जो इसी के जस्ट ऊपर है ना, इसी को संपाती कहते हैं। मतलब ये जैसे एक रेखा है ना, तो इसके ऊपर दूसरी रेखा ऐसे होगी। अगर इसको तुम्हारे साइड ऐसे मोड़ दूं ये, तो तुमको नीला पेन नहीं दिखेगा पीछे का, सामने वाला ही दिखेगा, लेकिन नीला पेन भी है पीछे, है ना। तो यही है हम लोग का, एक दूसरे के संपाती हो मतलब एक के ऊपर दूसरी रखी हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण का जो हल प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, अनंततः अनेक हल होगा, अनंततः अनेक हल प्राप्त होगा। जब समीकरण की रेखाएं संपाती हो, समीकरण से प्राप्त रेखाएं संपाती हो या उभयनिष्ठ हो या एक दूसरे के ऊपर हो, है ना, तो अनंतता अनेक हल प्राप्त हो। क्यों, अगर मान लो एक के ऊपर दूसरा रखते हैं, ये मान लो एक रेखा है, एक रेखा से प्राप्त समीकरण है, ये दूसरे रेखा से प्राप्त समीकरण है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है।
अब मान लो मशीन से मैं यहां पर छेद करता हूं तो वो इधर भी निकलेगा, है ना, क्यों? क्योंकि एक के ऊपर दूसरा टिका है। अब इसमें तो असंख्य मैं छेद कर सकता हूं, है ना, असंख्य बिंदु डालकर असंख्य छेद कर सकता हूं, अनंत अनेक, है ना। वैसे ही ये इसीलिए क्या होता है, अंततः अनेक हल होता है ना, बहुत सारा हल होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पॉइंट पर देखें तो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना, ऊपर में भी नीचे में भी। यहां पर देखूं तो इसमें कितना सारा मैं खींच सकता हूं पॉइंट, तो इसलिए क्या होता है, अनंततः अनेक हल होता है। अब देखो, मान लो समीकरण से प्राप्त रेखा को हम लोग ऐसे मानते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1, और दूसरा समीकरण को मान लेते हैं a2x प्लस b2y अब बराबर कितना मान लेते हैं, c2। तो इसके लिए a1 b1 c1 आ रहा है, इसके लिए a2 b2 और क्या आ रहा है, c2 आ रहा है ना। तो अब रेखा हमको कैसे प्राप्त होगा, तो अद्वितीय हल के लिए इसका सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे किसके, b2 के। बुक में इतना दिया है, लेकिन जब एक्स्ट्रा बनाओगे तो कैसे हो जाता है ये, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, लेकिन जो दोनों बराबर है c1 बटे c2 के, ऐसे देता है ना। वो गाइड वाइड में ऐसे दिया रहता है, तो ये छोड़ो, खाली हमको इतना देखना है, ठीक। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक। अगला क्या कहता है, कोई हल नहीं। अब कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो कैसा होगा, हाँ, नहीं समांतर तो है, इसके लिए फार्मूला कैसे बनेगा ये बताओ मेरे को। हाँ बस, ये क्या होगा, यहां पर जो देखे थे वो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। और अंततः अनेक हल के लिए क्या हो जाएगा, तीनों बराबर होंगे, क्योंकि बहुत सारा हमको हल चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, जो बराबर है c1 बटे c2 के, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कहना चाहिए एक तरीके का प्रतिबंध है, एक तरीके का प्रतिबंध है ज्ञात करने के लिए, है ना, फार्मूला ज्ञात करने का एक तरीका का प्रतिबंध है, ठीक। अब इसी के बेस पे हम लोग देखें, प्रश्नावली 3 आ जाओ। अब प्रश्नावली 3 में आपको सबको बनाना है, इसको कंठस्थ कर लेना, प्रश्नावली 3 को देता ही है पेपर में। और इस संबंध को याद रख लेना, किसके लिए कौन काम आता है, नहीं तो भटक जाओगे। पता चला अंततः अनेक हल का दूसरे में डाल दिए, कोई हल नहीं में, तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। जैसे हमको दे दिया है, अब पहला देखो इसी में क्या कहता है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, 3x धन 5y बराबर 12। तो देखो जमाने का तरीका क्या है, मैं एक बार बता दे रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो इसमें रहेगा, दिया है समीकरण कितना कितना है, 3x धन 5y बराबर 12 और बराबर 4। ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण हो गया, दो हो गया। यहां देखो अब जमा दो, क्या क्या है, a1 a2 a3, तो ये a1 बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, b1 बनेगा y के साथ, और ये एक तो क्या बनेगा, c1। दूसरे के लिए करोगे तो a2 और b2 और क्या होगा, c2, ठीक। अब a1 पहले समीकरण के लिए कौन सा है, 3, दूसरे के लिए 5 यहां पर, और इसी में कितना है, 12। ये वाला a2 बनेगा 5, b2 3 और c2 4। तुलना किससे कर रहे हो, ये देखो, a1x प्लस b1y बराबर c1, और इसका तुलना कर रहे हो a2x प्लस b2y बराबर c2, है ना। कर दिए तुलना, हाँ, इसको मत लिखना, मैं बता रहा हूं किससे तुलना कर रहे हो, ठीक। अब देखो हमको क्या सिद्ध करना है, अद्वितीय हल है कि नहीं सिद्ध करना है। तो अद्वितीय हल कैसा होता है, उसका होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इतना लाना है। तो हम डायरेक्ट इसको नहीं रखेंगे, हमको सिद्ध करना है। तो पहले a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, और फिर b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, और दोनों को देखेंगे बराबर है कि नहीं उसको, है ना। तो अब देखो पहले निकालेंगे a1 बटे क्या, a2, तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 5, है। अब देखो तथा b1 बटे b2 निकाल दो,
तो B1 कितना आ गया 5 और B2 कितना हो गया 3। इसको मत मानो समीकरण, या मान के चलो चलो, इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लो समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से हमको क्या पता चल रहा है, 3/5 और 5/3 दोनों बराबर नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। उससे बाहर थोड़ी गए, नहीं गया है ना। हाँ, ये हम लोग का हो गया। ठीक, ऐसे ही बनेगा। अब बाई चांस मान लो बोल देता है अनंतता अनेक हल है कि नहीं, उसके लिए तो दो ठो बराबर होगा, एक ठो बराबर नहीं होगा, है ना। हो गया बस। अब इसी में तीसरा देखो, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण इकाई का कोई भी हल ना हो, है ना। यहां से के का मान ज्ञात करना है, तो तीसरा का पहला देख लो। यहीं से थोड़ा सा जमा दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, खाली इसी को मिटाएंगे ये, और फिर आ जाएगा अपना। हम लोग का है तीसरा का पहला, है ना। अब समीकरण क्या क्या दिया है, 8x धन 5y बराबर 9, 8x धन 5y बराबर 9, और एक और क्या दिया है, kx प्लस 10y 15, है ना। ये समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया, जरूरत तो नहीं है, मान लेते हैं। अब देखो यहाँ A1 कौन सा बनेगा 8, B1 कौन सा बनेगा 5, और C1 कौन सा बनेगा 9, A2 कौन सा बनेगा K, और B2 कितना बनेगा 10, और C2 कितना बनेगा 15, है ना। आधा 15 हो गया कदे, है ना। अब देखो, अच्छा क्या बोला है इसमें, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं के लिए क्या समीकरण बनता है, अभी बताया, A1/A2 बराबर B1/B2, जो बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक, तो इसी को रख दो चलो। तो के का मान ज्ञात करना है, और हमको बोला है, वो क्या बोला है, समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, तब A1/A2 बराबर B1/B2, जो बराबर नहीं है C1/C2 के। अब मान को रखते जाओ चलो, A1/A2 मतलब 8/K बराबर 5/10, जो बराबर नहीं है 9/15 के। तब इसको तो छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है, है ना। अब इसका तिरिया गुणा कर दो, मतलब ये बचेगा 8/K बराबर 5/10, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर, है ना। इसका इधर गुणा करोगे तो 5 क्या होगा, और इसका इधर गुणा करोगे तो 8×10 80, है ना। तो के बराबर कितना होगा 80/5, तो के बराबर कितना हो जाएगा 16, 16×5 = 80, तो के का मान कितना आया 16। तो यहाँ पर लिखोगे उत्तर बराबर, अतः के का मान कितना होगा 16 होगा। ठीक, ऐसे करके बनेगा। अब छोड़ दो उसमें से। अब उसके बाद आ जाओ चौथा। चौथा का पहला बता देता हूं, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर कोई हल ना हो उसके लिए था, अब एक प्रतिबंध नया आ रहा है, जब उसका क्या हो अद्वितीय हल हो, है ना। तो अद्वितीय हल के लिए उसका समीकरण दूसरा बन जाएगा। हम्म, है किसका तीसरा, आंसर नहीं आता होगा, वो गलत दिया होगा वाला फिर नहीं बनेगा ना, वो तो आएगा ही नहीं, मैं तो पहले इसको बता डाला हूं। इसमें आंसर कई तो गलत दिया है करके, बना के तो देख चुके हो ना, नहीं आता, क्योंकि प्रश्न गलत दिया है, या तो फिर आंसर गलत दिया है। हम लोग तो देख चुके हैं ना बना के, कहाँ आता है। इसीलिए इसका मेन मेन पहला 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 को ही बना के देखना, प्रैक्टिस करके वो आ जाएगा, फिर नहीं लगेगा। चौथा का, चौथा का पहला देख लो।
निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अद्वितीय हल बोला है, अब दिया है के एक्स धन 2 वाई बराबर 5 है, के एक्स धन 2 वाई बराबर कितना है 5 है, और एक है 3 एक्स धन वाई बराबर 1 है, 3 एक्स धन वाई बराबर 1 है। तो a1 के जगह में कितना हो जाएगा k, b1 के जगह में 2, c1 के जगह में 5, a2 के जगह में 3, और b2 के जगह में y, और c2 की जगह में 1। अब चूंकि समीकरण निकाय कैसा हल रखता है, अद्वितीय हल, पहले से दे दिया है, अद्वितीय हल रखता है, अतः अच्छा हाँ, यहां पर 1 आएगा, y का गुणांक 1 है तो 1 आएगा, ठीक ठीक। अब समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है तो क्या होगा अद्वितीय हल के लिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यही है संबंध। अब a1 का मान रखो कितना k, a2 का मान रखो कितना 3, बराबर नहीं है कि चिन्ह लगाओ, b1 कितना आएगा 2, अब b2 कितना आएगा 1। अब तिर्यक गुणा कर दो, इसके साथ गुणा होगा तो k ही आएगा, और इसका गुणा होगा 3 दूने 6 आएगा। अब बच्चे लोग क्या करते हैं यहीं पर, अतः k का मान 6 होगा, जो कि पूरा गलत है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है k बराबर नहीं है किसके 6 के, मतलब 6 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। तो इसी को हम लोग को एक साथ एक बार में लिखना रहता है, चूंकि k बराबर नहीं है 6 के, अतः k का मान 6 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, ठीक। k बराबर नहीं है 6 के, मतलब 6 को छोड़ देना है हम लोग को, तो k का मान 6 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। कभी कभी ये गुणा भाग करते रहोगे तो प्लस माइनस 6 आएगा, अगर मान के चलो बाई चांस आता है एक जगह कहीं पर k बराबर नहीं है प्लस माइनस 6 के, मतलब k का मान प्लस माइनस 6 को छोड़कर, मतलब प्लस 6 और माइनस 6 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, ठीक। यहाँ 6 है तो 6 डाला हूं, अब प्लस माइनस 6 होगा तो प्लस माइनस 6 करके लिखना, ठीक आप लोग, हो गया। हम्म। उसके बाद बोला है पांचवा, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण निकायों का अनंततः कैसा हल रखता हो, अनेक हल रखता हो। अब यही वाला थोड़ा सा आप लोग के लिए बड़ा होगा, अब उसमें कौन सा बताऊंगा, अरे इसको मिटा डाला, पांचवा का पहला, हो हाँ, a1 a2 b1 b2 c1, ये पांचवा का पहला है। 2 एक्स धन 3 वाई बराबर 7 है, दो तो समीकरण है ना, 2 एक्स धन 3 वाई बराबर 7 है, और एक समीकरण क्या है, k-1 एक्स, k-1 एक्स है, और k+2 वाई है बराबर 3 के है। ये अब देखो मान को रखो, a1 एक्स के जगह में जो है a1 2, b1 वाई के जगह में है 3, और c1 कौन है संख्या 7, a2 कौन सा है एक्स के जगह में जो इतना है k-1, b2 कितना है वाई के साथ जो है k+2, और c2 के जगह में कितना है 3k, ठीक। चूंकि समीकरण निकाय कैसा हल रखता है, अनंततः, अनेक हल रखता है, अतः हम लोग के पास सूत्र क्या था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यही था। अब चुपचाप मान को रखेंगे, a1 2, a2 के -1 बराबर b1 कितना है 3, और ये k प्लस कितना है 2, c1 कितना है 7, और ये कितना है 3k, ठीक। अब यहीं पर हम लोग को करना है, एक बार इसको इसके बराबर लोगे, एक बार इसको इसके बराबर लोगे, और एक बार इन दोनों को बराबर लोगे, ठीक। तो जिसमें k का मान सेम सेम आ गया, अगर दो में, तो हम लोग का वो k का मान बनेगा, अगर तीनों में आ जाता है तो और बढ़िया बात है ना।
के का मान प्राप्त होगा ही होगा ना, क्योंकि बुक में पहले से बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आता है तब तो बोल रहा है, फोकट में थोड़ी बोलेगा, है ना। अब देखो यहीं पर अब तोड़ते जाओ, 2/k-1 बराबर, इसका तुलना इससे कर दो तो 3 हो जाएगा k+2। यहां से ज्यादा नहीं दिखेगा शायद, यहां से दिख जा रहा है ना। हाँ, चलो मानेंगे। अब इसका तुलना इससे कर दो तो 2k-1 अब बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 के। इसका तुलना इससे कर दिए ये वाला, और इसका तुलना इससे कर दिए, अब इन दोनों का आपस में करोगे तो 3k+2 बराबर 7/3 के। अब तुलना करो, इसका इधर गुड़ा इसका इधर गुड़ा, तो इसका इधर गुड़ा करोगे 2 का गुड़ा होगा k+2 से, और इधर 3 का गुड़ा होगा k-1 से। 2 का गुड़ा करो तो 2k, धन 2 2 4, और इधर 3k, और 3 1 कम 3। अब हल कर दो, इसको उधर लेके जाओ तो 3k माइनस ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2k, और ये इधर आएगा माइनस में है तो प्लस, तो 4 धन कितना हो गया 3। अब इसी को आगे लेके चलो, 4 और 3 कितना हो गया 7, और 3 के में से 2 के गया तो कितना बचा के, या जमा के लिखोगे तो के बराबर कितना आ गया 7। इसको डब्बा में डाल के छोड़ दो, इसको हल करो, इसका इधर करोगे 3 2 कितना हो गया 6 के, डायरेक्ट कर दिया। अब इसका इधर करोगे तो 7 का गुड़ा होगा के से तो 7 के होगा, और 7 का गुड़ा -1 से करोगे तो -7, है ना। अब देखो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर, -7 इधर आएगा तो +7 होगा, और इधर 7 के है पहले से, ये उधर जाएगा तो -6 के होगा। तो 7 बराबर 7 में से 6 जाएगा तो एक ठो के बचेगा, या जमा के लिखोगे तो के बराबर कितना आ गया 7, ये एक ठो हो गया। अब इसके लिए देख लो, ये 2 है ना, इसका करोगे 3 तिया 9 के बराबर, इधर कर दो तो 7 हो जाएगा, ये के प्लस कितना 2, तो इधर हो गया 9 के, और इधर 7 के, और 7 दूने 14। ठीक, अब 7 के को इधर ले आओ तो 9 के -7 के बराबर कितना है 14। 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2 के बराबर 14, तो के बराबर 14/2, तो के का मान कितना आ गया 7। देखो इसमें भी के का मान 7 आया, इसमें भी के का मान 7 आया, और इसमें भी के का मान कितना आया 7 आया। फिर उत्तर बराबर लिख सकते हो, अतः वह संख्या क्या होगी 7 होगी। ठीक, और तो इसमें कुछ है नहीं। छठवां दिया है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 है तो समीकरण 7x -4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो x और y का जो मान दिया है उसी को रख देना, तो p का मान सीधा आ जाएगा। और उसके अगला में k का मान ज्ञात कीजिए, यदि एक सरल रेखा 2x -ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरता है, तो बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है x y में होता है, तो जो निर्देशांक दिया उसी को x y मानना, x का मान 1 और y का मान -1, और चुपचाप वहां पर रख देना, तो k का मान तुम लोग को तुरंत मिल जाएगा। ठीक, निर्देशांक जैसा रखते हैं, वो उधर निर्देशांक तो पढ़ चुके हो, है ना, वहां से सीधा रखा जाएगा। और उसके बाद तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक, तो यहां से ये चैप्टर खत्म हो गया अपना। अब आ जाओ अगले चैप्टर में। हाँ, आ? किसको, 8वां? मैं तो बोला था प्रश्न को, तुम लोग को आधा प्रश्न का हल उसी में मिल जाएगा। देखो इसमें क्या दिया है 8वां में, जांचे कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या, अच्छा मैं 62 निकलू, 56, 56 का कौन सा, इसको तो कल बताया था ना, तो हल नहीं किया था, हल तो किया था कल। अब एक बार और तू वीडियो में देखना। हाँ, फिर यहाँ रिपीट नहीं करूंगा ना, वो फिर 30 दिन में मेरे को कंप्लीट करना है, 30 दिन नहीं हो पाएगा। कैसे यार, एक बार बताने के बाद भी और कह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। गुड़ा कर रहा है, हाँ हाँ। तो ए प्रतिस्थापन से बनाना, तो एक स्थान को हटाने वाला, उसमें तो सीधा रखना है मान को।
तो उसमें क्या समझ नहीं आएगा? देखना पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखने से नहीं होगा। दो संख्याओं का योग 25 और उसके व्युत्क्रम, इसको तो मैं कल क्लियर बता दिया था ना, पूरा लास्ट तक तो हल किया हूं, तो पूरा बताने के बाद कैसे अटकोगे? एक बार देखना प्रैक्टिस करके, नहीं बनेगा तो फिर बताना, बताऊंगा। इसमें आ जाओ अब, एक चर का द्विघात समीकरण। हाँ, आठवां कटवा दिया हूं, आठवां नहीं आएगा ना, और आएगा तो सिंपल है, वो तो उसी में दिया है। अब देखो प्रश्न में उसी आठवां को देख लो, समझ लो क्या है प्रश्न में, क्या बोल रहे हो उसको, छोटा सा, फिर उसके बाद चलते। जांचे कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता, अथवा अनंत हल रखता है ना। यदि अद्वितीय हल रखता है तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो वो क्या बोला है, पहले तीनों में से कौन सा ज्ञात हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है कि अनंत हल रखता है कि कोई हल नहीं रखता, पहले उसको देखो कह रहा है। और उसके बाद अपना ही क्या कहता है, यदि अद्वितीय हल रखता है तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। मतलब वो पहले से बोल रहा है अद्वितीय हल रखता है, तब तो बोल रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात करिए, मतलब हमको पता है सीधी बात अद्वितीय हल निकलेगा वो, है ना। तो फिर देख लेना अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल का प्रतिबंध क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, वहां से एक्स वाई का मान निकाल लेना, ठीक। उसके बाद है एक चर का द्विघात समीकरण, मतलब इसमें अब वाई वगैरह वाला खत्म, सिर्फ एक्स ही चलेगा, एक्स का वर्ग और सिंगल एक्स, है ना, इतना में ही चलेगा। तो अब इसमें आ जाओ आप लोग सीधा प्रश्नावली 2 का चौथा। पहला नहीं देता जी, वो ऐसी उठपटांग उठपटांग। दूसरा से देख लो, चलो दूसरा से बता दे रहे हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए करके बोला, मतलब वही है, एक से का हमको मान ज्ञात करना है। जैसे लास्ट में गुणनखंड आता था ना, फिर गुणनखंड को हम लोग करते थे ना, एक से बराबर, एक से -9 बराबर 0 और एक से -10 बराबर 0 ऐसे करके, फिर 9 और 10 ऐसे करके लाते थे। बस वही है, हमको वही प्रोसेस को आगे करना है, बस शब्द को बदल दिया है। पहले एक से का मान निकालते थे, अब उसको मूल कर दिया है। देख लो क्या कह रहा है तो। अब हम लोग अगला चैप्टर में पहुंच चुके हैं। ये कौन सा है, तीसरा है क्या, तीसरा है ना, दो चरों का एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक। इसमें प्रश्नावली 2 का दूसरा देख लो, है ना, दूसरा का पहला, ठीक। इसमें बोला है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, हमको दे दिया है x-4 और x-2, अब बराबर कितना है, 0। तो हम लोग हल कैसे करेंगे, सीधा करेंगे, है ना। x-4 बराबर 0 व x-2 बराबर 0। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो +4 होगा, और ये उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, +2। बस यही तो हम लोग का आंसर है। अतः समीकरण के मूल 4 व कितना होंगे, 2 होंगे, बस और कुछ नहीं, छोटा छोटा है ना। अब ये तो हम लोग को गुणनखंड करके दे दिया था, तो हम लोग का तुरंत निकल गया। अब इसी को समीकरण बना के देगा वो, अब समीकरण बना के देगा मतलब बहुपद में, तो उसका हमको गुणनखंड करना है, अब फिर उसके बाद लास्ट में लाना है। वही चोचला है ज्यादा, और कुछ नहीं है, बस उसी को बढ़ा दिया है और बढ़ा के अपने को बनाना है। तो गुणनखंड करने का प्रैक्टिस कर लिए रहना ना, दो जगह काम आएगा आप लोग का, ठीक। अब देखो इसी में प्रश्नावली 2 में चौथा आ जाओ अब। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। अब चौथा में किसको किसको बताने के लिए बोल रहा हो, बताओ, मैं बता दूंगा। 3 ठो से ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि आगे भी पढ़ना है, 3 ठो से ज्यादा नहीं, कोई भी 3 ले लो।
छठवां, तीसरा, दूसरा, तो तीसरा काहे पीछे बोल रहा है, उसको काहे पहले नहीं बोल रहा है? तीसरा देख लो, 3x का घात 2 है माइनस 11x, 3x का घात 2 है माइनस 11x है प्लस 10 बराबर 0, है ना। प्रश्नावली 2 का है ये। तीसरा का कौन सा है? तीसरा का तीसरा है, चौथा का तीसरा है, चौथा का तीसरा है ना। अब इसका मूल ज्ञात करना है, तो हल देख लो, है ना। दिया है समीकरण, सीधा बनाओ ना, हमको क्या है, अब वो पहले जैसा थोड़ी है। 3x का वर्ग माइनस 11x धन 10 बराबर 0। अब बीच वाला कितना है, -11, और इसको करोगे 3 दहम तो कितना आ जाएगा, 30। मतलब कोई दो संख्या ऐसा लेना है जिसको गुणा करे तो 30 आए और जोड़े तो कितना है, -11। मतलब वो दो संख्या होगी, वो कैसी होगी, या तो माइनस माइनस होगी या दोनों क्या होगी, प्लस प्लस होगी। 6 और 5, क्योंकि 6 पंचे 30 और 6 5 11। अगर प्लस में लोगे तो, और अगर माइनस में लेते हो, -6 -5 करोगे तो 6 पंचे 30, माइनस माइनस प्लस, और इसी को जोड़ोगे तो 6 5 11, चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस। दोनों आ गए हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग ए गुणित सी करते हैं ना, ए सामने होता है, सी पीछे होता है, अभी बीच में होता है। तो -6 -5, तो 3x का वर्ग। अब -11 को -6 और -5 में तोड़ना है, और ये उसका क्या है, जाती है ना, तो पीछे लगा दो जाती उसका। -6x -5x धन 10 बराबर 0। 3x का वर्ग -6x, इसको एक कोष्टक में ले लो, माइनस को अंदर घुसाओगे तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस, और 5x धन 10 बराबर 0। यहां से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा और x भी निकलेगा, तो 3 तो निकल गया। अब x निकल गया तो एक तो x बचा, यहां से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2, क्योंकि 3 दूने 6 होता है, और x तो निकल गया है तो खाली एक बचा। अब यहां सामने में x है, हमको चाहिए यहां भी सामने में क्या हो, x हो, तो किसको निकालेंगे, पूरा, -5, -5 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, तो यही बचेगा पूरा, तो x -2 बराबर 0। अब देखो ये वाला एक पद है और ये वाला एक पद है, इसमें से x -2 एक जैसा है, तो बाहर निकाल दो, अंदर में क्या बचा, 3x -5 बराबर 0। पहले हल किए थे वहीं पर आ गए, ऐसी गुणनखंड करके हम लोग को दिया था, हम लोग हल करेंगे। अब x -2 बराबर 0 या 3x -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2, और यहां पर 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, और x बराबर 5/3, क्योंकि 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों हम लोग का आंसर आ गया। अब बन जाएगा ना, तो अब समीकरण बना के दे दे रहा हूं एक ठो, मतलब बना के नहीं दे रहा हूं, इसमें का बता रहा हूं। छठवां बताना है। एलाहुद्दारी पूछे रहा, एहुद्दारी पूछा था, चौथा का, तो छठवा तो बता रहा हूँ। 4√3 x का वर्ग है, और कितना है, +5x बराबर 0, है ना। तो एक बार तो इसी को उतारोगे, 4√3 x का वर्ग धन 5x -2√3 बराबर 0। अब a गुणित c करो, 4√3 गुणित 2√3, माइनस में, है ना, तो 4 दूने 8, और √3 कंप्लीट 3, तो 8 दिया 24। मतलब ये जो +5 है, इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करे तो -24 आए और जोड़े तो कितना है, +5। मतलब हमको कैसे लेना है, प्लस गुणित माइनस करोगे तो माइनस, और माइनस गुणित प्लस करोगे तो माइनस, क्योंकि गुणा वाला में है। तो अब हम लोग को 5 को ऐसे दो भाग में जोड़ना है, तो ये तो दिख रहा है, वो 8 दिया 24, अब 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। हाँ, अब हम लोग का 5 प्लस में है, मतलब बड़ा संख्या प्लस में होना चाहिए,
तो इसको ना लेके हम लोग कैसे करेंगे, 8 गुणित -3 लोगे तो 8 या -24 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और प्लस में, क्योंकि 8 बड़ा वाला चिन्ह प्लस में, तो 8 और -3 में टूटेगा, तोड़ो, 4√3 एक्स का वर्ग प्लस इसको ले लेंगे 8x, इसको माइनस ले लेंगे 3x, और -2√3 बराबर 0, है ना। अब ये दोनों को एक ठो ले लो, 4√3 एक्स का वर्ग धन 8x, माइनस को अंदर ले लो तो बाहर में क्या आएगा, प्लस 3x -2√3 बराबर, अब यहां से क्या बाहर निकलेगा, 4 और 1 से निकलेगा, 4 निकल गया, 1 से निकल गया, तो यहां पर क्या बचेगा, √3x बचेगा। यहां से 4 निकल गया तो क्या बचा, 2, और 1 से तो निकल गया है। अब यहां से क्या, तो सामने में, अच्छा देखो प्लस, इसी को थोड़ा सा करते हैं हम लोग, माइनस 3 है उसको √3 कर सकता हूं ना, और 1 से कर दिया, अब -2√3, क्योंकि √3 और √3 का गुणा कंप्लीट 3 होता है। पहला वाला जो कहते हो 4x √3x धन 2, और धन, अच्छा धन मत करो, अब सामने कितना है, √3x, मतलब हमको √3x लिखना है, बाकी को छोड़ देना है, तो इधर क्या बचा, -√3, -√3 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, तो ये वाला चुपचाप रख दो, √3x, और माइनस कितना बचेगा, अच्छा कितना बचेगा, +2, क्योंकि यही वाला उठा के रखोगे, और नहीं समझ आ रहा है तो माइनस को अंदर बाहर निकालोगे तो अंदर का सब क्या हो जाता है, प्लस, बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसा है, तो √3x धन 2, और बचेगा 4x -√3 बराबर 0। अब ये दो पद में है, तोड़ के ले आओगे, ठीक। एक बार इसको 0 से तुलना करना है, इसको 0 से, और 100 को रखना, बाकी सबको पक्षांतर कर देना, ठीक, वहां से आ जाएगा। हो गया। 7वां देख लो, अब 7वां का समीकरण बना के छोड़ दे रहा हूं बस। टाइम कितना है, ये तो है, सातवां दिया हम लोग को 10x, 8वां है कि 7वां है वो, 7वां है ना, 10x -1/x बराबर कितना है, 3 है, तो पहले तो समीकरण बनाओगे इसको, तो हल करोगे, 10x -1/x बराबर कितना, 3, तिर्यक गुणा कर दो, पूरे का लघुत्तम कितना आ जाएगा, x, इधर गुणा करोगे तो 10x का वर्ग -1 बराबर कितना, 3, अब इसको इधर लेके जाओ, गुणा है, भाग है तो उधर क्या हो जाएगा, गुणा, तो 10x का वर्ग -1 बराबर कितना हो जाएगा, 3x, अब इसको इधर ले आओ, तो 10x का वर्ग, इसको इधर लाओगे तो -3x, और -1 पहले से है बराबर 0, आ गया समीकरण। अब अगर तोड़ना चाहोगे तो कैसे करोगे, a गुणित c करो, तो 10 एकम 10, और बीच वाला कितना है, -3, मतलब ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जिसका गुणा करे तो +10 आए, जोड़े तो कितना है, -3, तो 5 दूने 10, अब 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। अब 3 माइनस में है, मतलब 5 को हम लोग को माइनस में लेना है, और 2 को किस में लेना है, प्लस में लेना है, और 10 एक कम 10 करोगे तो -10 आएगा, क्योंकि ये हम लोग का माइनस में, ठीक, तो 5 और 2 करोगे तो -3 आएगा, और इन्हीं दोनों गुणा करोगे तो कितना आएगा, -10 आएगा, ठीक, इतना इतना में टूट जाएगा वो। वही तोड़ने का प्रैक्टिस सीखो, है ना। इसमें 10वां छोड़ दिए रहना, और नहीं आएगा, हाँ। और जो 9वां है ना, IX वाला देखो, है ना, उसमें एक्स है ना बाहर में कोष्टक में, एक्स को अंदर गुणा कर देना, फिर सामने वाला को दो ठो एक एक कोष्टक में ले लेना, और पीछे वाले दो ठो को एक कोष्टक में ले लेना, फिर वहां से आ जाएगा तुरंत, बस घुमा घुमा के दिया है और कुछ नहीं है। अब एक चीज यहीं पर ध्यान देना, प्रश्नावली आ जाओ 3, आए प्रश्नावली 3, अब एक चीज समझना, इस प्रश्नावली 3 में आप लोग का एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 32 है,
दो संख्या है उनका योग 48 है और गुणनफल कितना है 432 है ना। अब इसी में एक चीज समझना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, दो चर का रैखिक समीकरण। अब दो चर के रैखिक समीकरण में हम लोग x और y लेते थे, वे दो संख्याएं x और क्या है y है। अभी हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण ले रहे हैं, मतलब हम लोग एक से एक संख्या ले सकते हैं, दूसरा संख्या y नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग का पहला मतलब दो संख्याओं का योग कितना है 48 है, तो एक चर के द्विघात समीकरण में कैसे करते थे, x धन y बराबर 48 ऐसे ले आते थे समीकरण। हाँ, ये हम लोग का क्या था, एक चर का द्विघात समीकरण। अभी हम लोग का दो चर का रैखिक समीकरण है, तो इसमें कैसे करोगे, तो इसमें करोगे तुम लोग ऐसे, माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो 48 माइनस x। क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का योग 48 है, एक घटाओगे तो दूसरा प्राप्त होगा। अब पेपर में तुमको बनाना कैसा है, तो पेपर में तुम लोग इस फार्मूले से बनाओगे तो भी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेपर में वो थोड़ी बोल रहा है कि एक चर के रैखिक समीकरण से बनाइए कि एक चर का द्विघात समीकरण से बनाइए। पेपर में चुपचाप देगा क्वेश्चन, अब चुपचाप क्वेश्चन देगा, तुम कैसे भी बनाओ तुम्हारा पॉइंट मिलेगा। जरूरी नहीं कि तुम लोग इसी फार्मूले से बनाओ। वो पार्ट का नाम थोड़ी दे रहा है कि एक चर के द्विघात समीकरण, हम लोग पढ़ रहे हैं तब तो बना रहे हैं कि इस पार्ट में है एक चर का द्विघात समीकरण, तो हम लोग दूसरा चर ले नहीं सकते वाई, इसलिए हम लोग इसी से बना रहे हैं। लेकिन पेपर में वो चीज थोड़ी देगा, पेपर में तो सीधा देगा दो संख्याओं का योग 48 है और उनका गुणनफल 432 संख्या है, याद कीजिए। सीधा लिखना, माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y है, कोई गलत नहीं होगा, कभी भी कोई टीचर गलत नहीं कर सकता उसको, क्योंकि हमको पेपर में थोड़ी दे रहा है कि फलाना पार्ट से बनाइए करके। मान लो देता एक चर का द्विघात समीकरण से बनाइए, तब एक ही चर लेके बनाते, या दो चर बोलता तो दो चर से, तो वहां पर तुम लोग दो चर से भी बनाओगे तब भी हम लोग का सही होगा। इस क्वेश्चन को तुम लोग उधर से बना लो, उस क्वेश्चन को तुम लोग इधर से बना लो, दोनों में सही होगा हम लोग का, है ना। क्योंकि क्वेश्चन लोग को उठा के देख लेना, अनसाल्ड का 5 साल का, कहीं भी वैसा नहीं दिया है कि इसको इस प्रश्न के हिसाब से बनाइए उस प्रश्न के हिसाब से बनाइए, है ना। तो बोर्ड में तुम लोग जिस जिस हिसाब से बनाओ, मेथड सही होना चाहिए तुम लोग का, है ना। या तो एक चर का द्विघात से बनाओ या दो चरों के रैखिक समीकरण से बनाओ, है ना, दोनों से आंसर अपना आएगा। ठीक, बस यही था अपने को कहना। बस इतना है तुमसे कहना। ठीक, हो गया। उसके बाद अब प्रश्नावली 3 है। हाय कमर दर्द। उसके बाद प्रश्नावली 3 है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से। अब पूर्ण वर्ग विधि बनता है कि नहीं तुम लोग का, बन जाता है ना। हाँ, सूत्र वूत्र को याद रखना, फिर सब बनेगा। मैं बताऊंगा ना कैसे सरल तरीका है एकदम, कैसे कैसे हल करते हैं, अगर मान लो भोटक जाओगे कहीं पर तो, है ना। आज इतना ही देखें तो, है ना, क्योंकि नया भी छुएंगे तो अब टाइम हो जाएगा, 11वीं वाले भी आएंगे, है ना। तो आज इतना ही देखो, फिर कल से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका प्रश्नावली 3, कल में इसको खत्म करेंगे प्रश्न 4 को।